उनके जो हिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडर होते हैं उनके नीज से. दैट्स वाई दे आर मोर प्रोन टू इंजरी एज़ कम्पेयर टू मेंस. Assalamu alaikum. It's myself, Dr. Ramla Amir, and I'm a doctor of physiotherapist and also a certified esthetician. Currently doing practice in both fields, alhamdulillah, in physiotherapy and also doing aesthetic and cosmetic procedures. First of all, I will let you know the topic we are going to discuss today is about osteoarthritis. It's about knee osteoarthritis. So firstly, the question arises, what is knee osteoarthritis and why it happens and why it happens only in females mainly. Osteoarthritis is basically a degenerative joint disease and it is also known as wear and tear arthritis. आसान ज़ुबान में ऑस्टियोआर्थराइटिस को ये कहेंगे कि इसमें हमारा जो हड्डियों के दरमियान में जो एक मादा होता है जिसे हम मेडिकल टर्म में साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसकी कमी होना स्टार्ट हो जाती है, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें नीज़ के दरमियान में जो जॉइंट स्पेस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है. और ये जॉइंट के बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होने की वजह से या कोई भी प्रीवियस या करंट नी इंजरी है या कोई भी सर्जरी है करंट जिसकी वजह से बहुत रिपीटेटिव स्ट्रेस या बहुत प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से ये स्टार्ट होती है. फीमेल्स में ये क्यों ज़्यादा होती है कि फ़ीमेल्स जो बेसिकली दे आर डिज़ाइन टू गिव बर्थ, दे आर मोर प्रोन टू इंजरी बिकॉज उनके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस. और उनके जो हिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडर होते हैं उनके नीज से. दैट्स वाई दे आर मोर प्रोन टू इंजरी एज़ कम्पेयर टू मेंस. ठीक है. अब सवाल ये है कि ये शुरू कैसे होती है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो है वो इसकी जॉइंट का ओवर यूज़ हो सकता है. जो मैं जैसे कि मैंने बताया, अगर रिपीटेटिव स्ट्रेस, कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस आपके जॉइंट पे पड़ रहा है या फिर कुछ ऐसी आपकी ऑक्यूपेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आप साइड बेंडिंग, आपकी नीलिंग, आपकी हैबिचुअल फ्लोर एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें कॉन्टीन्यूस नी बेंडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से ये कॉज हो सकता है. अगर पेशेंट डायबिटिक है तो डायबिटिक में ये बहुत ज़्यादा कॉज हो सकता है. इसके अलावा जो ओबीस फीमेल्स हैं या मेंस हैं, ओबेसिटीज़ का बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है. बहुत सारी ऐसी हमारी स्पोर्ट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारी नी की पोजीशनिंग इस तरह से होती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो ये इसके सिम्टम्स अराइज़ हो सकते हैं. अब सीन ये है कि हम ये देखते हैं कि पहले होता था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अबव 40, अबव 50 कॉज होता था, और अब हम देखते हैं कि जी 30+ में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कॉज आना स्टार्ट हो गया. इसकी क्या मेन रीज़न हो सकती है कि हमारा जो बहुत पुअर न्यूट्रिशन है, हमारा जो आजकल का बहुत सेडेंट्री सा लाइफस्टाइल है और वेट की मेंटेनेंस नहीं है, ओबेसिटी है, जिसकी वजह से ये हमारी जो लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस है ना, इनको करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकें. उसके बाद अगर ये पेशेंट को डायग्नोज हो गया है तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को फ़ील हो सकते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब एक्सरे करना या कोई भी डायग्नोस्टिक टूल से उसे आइडेंटिफाई करना, वो चीज़ें तो बाद में आती हैं. सबसे पहले हम विजुअली जो सिम्टम्स ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं. उसमें सबसे पहले आपको पेन स्टार्ट होगी, ठीक है, जॉइंट की टेंडरनेस, स्वेलिंग, फिर आपको स्टिफनेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपकी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाएगी. फिर जो आपके इसमें जॉइंट्स में क्रैकिंग साउंड्स हैं, पॉपिंग साउंड्स जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कड़क कड़क टाइप आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ स्टार्ट हो जाएगी आना. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं, ये मॉर्निंग स्टिफनेस के सुबह सुबह उठे हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ाव है जोड़ों में और वो कॉन्टीन्यूस आपका 15 से 20 या आधे घंटे के लिए रह रहा है, तो वो मॉर्निंग स्टिफनेस इसकी वजह हो सकती है. ठीक है. उसके बाद इसको बहुत आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं कि हम एक्सरे के थ्रू, एमआरआई के थ्रू जो है वो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आइदर हमारे नी में जॉइंट स्पेस कम हो रही है या बोनी स्पर्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं कि जो बोन्स की प्रोजेक्शंस हैं वाइटिश कलर की, वो हमें एक्सरे में नज़र आना स्टार्ट होती हैं. तो हमें पता चलता है कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्टेज का है, किस डिग्री का है.
ठीक है। तो इसमें स्टेजेस हम देखें तो इसमें माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर स्टेजेस हैं, ठीक है। माइल्ड में आपको स्लाइट पेन, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप मॉडरेट स्टेज पर आते हैं तो जॉइंट स्पेस बहुत कम होने लग जाती है, रेंज ऑफ मोशन बहुत कम होने लग जाती है, बोनी स्पर्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कार्टिलेज की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो हमारे अंदर से साइनोवियल फ्लूइड है, जो जॉइंट्स का मादा है, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो हमारी एंड स्टेज स्वेयर आ जाती है, जिसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, वहाँ पे आपका कार्टिलेज टोटली वेयर ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, टोटली आपकी जो है वो जॉइंट्स की स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अब इसमें जिन ट्रीटमेंट्स को हम फॉलो कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमारी मेडिकेशंस आ जाती हैं, जिनको हम जो एनसेड्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग हैं, वो हम दे सकते हैं। उसके बाद जो फिज़ियोथेरेपी है ना, बीइंग अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, फिज़ियोथेरेपी प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग दिस कंडीशन। इसमें क्या हो सकता है कि जो ये डिज़ीज़ है, ये बेसिकली हमारी मसल टोन को, हमारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बहुत कम कर रही होती है, और इसके लैकिंग की वजह से ये चीज़ कॉज भी हो रही होती है। तो अगर हम स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की तरफ चले जाएं तो इसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस टोटली एक ट्रीटेबल चीज़ है कि हम उसे टोटली ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वी कैन लिव विद द ऑस्टियोआर्थराइटिस। How we can live with the osteoarthritis? Number one, we have to maintain a healthy weight. Number two, blood sugar का control होना बहुत ज़रूरी है. Number three, physiotherapy plays a main vital role कि वो आपके उसमें रूटीन में हो. Then उसके बाद आपका sedentary lifestyle ना हो, आपकी nutritional needs proper हो, ठीक है। और फिज़ियोथेरेपी में जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो सकती हैं, वो आपकी आ जाती है मैनुअल थेरेपी, ठीक है। मैनुअल थेरेपी में क्या होता है, जो आपका थेरेपिस्ट होता है वो विद मोबिलाइजेशन, विद सॉफ्ट टिश्यू मसाज आपको इस तरह की टेक्निक्स के थ्रू रिलीफ देता है कि आपको लगता है कि विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स आपका पेन सबसाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्रायोथेरेपी, हीट थेरेपी आ जाती है। अगर हम मोडालिटीज़ की बात करें तो उसमें हमारे पास हीट थेरेपी, क्रायोथेरेपी, जो आइसिंग और हीट की थेरेपी, अगर आपको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा लग रही है तो ऑब्वियसली आप आइसिंग यूज़ करेंगे, अगर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है तो हम हीटिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है डिफरेंट तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल्स होती हैं, लाइक अगर मैं कोई एक दो का भी जिक्र करूँ तो एच फ्री जेल है, वोल्टारन जेल है, वोल्ट्रालिमल जेल है, तो ये आपको एक सूदिंग रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइजेस की तरफ आएँ तो हमारे जितने भी थाइज़ के, लेग्स के, काफ्स और ये हैम्स और जो भी हमारे मसल्स हैं लेग के, इनकी स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक मसल लेके उसको जब स्ट्रेच करते हैं, अगर आप सीधा लेट गए हैं तो अपने पाँव को, अपनी लेग्स को अपनी जानिब आपने सीधा ऊपर उठाना है और उसे कुछ सेकंड्स के लिए आपने स्ट्रेच करके रखना है, होल्ड करके रखना है, देन आपने रिलीज़ करना है, और आपने ये रेपिटेशंस बार बार करनी है। तकरीबन 10 से 15 बार आपने उससे स्टार्ट लेना है, रेपिटेशंस करनी है, देन आपकी जो है वो काफ्स की और आपकी हैम्स की, आपके थाइस की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आप अपनी लेग को एक्सटेंशन में रख के, यानी कि स्ट्रेट रख के, आप अपनी कमर को सीधा उठा के और उसे हवा में उठा के थोड़ी देर रोक के रखना है, देन आपने उसको रिलीज़ करना है। इसके अलावा जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और इसको जो फिज़ियोथेरेपी की एक्सरसाइज जो इसको बेहतर कर सकती है वो है आपकी नीज़ की आइसोमेट्रिक्स, यानी कि पिलो स्क्वीज़ एक्सरसाइज। वो किस तरह से होती है कि पेशेंट ने सीधा लेटना है और अपने जो पिलोज़ हैं उनको अंडर द नीज़ रखना है, अंडर द नीज़ करके अपने नीज़ को आपने उस पिलो के ऊपर स्क्वीज़ करके रखना है, प्रेशर अप्लाई करके कुछ 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। देन उसके बाद आपने होल्ड करके रखना है, रिलीज़ करना है, देन होल्ड करना है, रिलीज़ करना है। ये रेपिटेशंस 10 से 15 से आपने स्टार्ट करनी है। अगर आप ये एक्सरसाइजेस बिटवीन द नीज़ पिलो करके और अंडर द नीज़ पिलो करके करेंगे तो आपके जो नेचुरल साइनोवियल फ्लूइड है ना, वो इससे बहुत बेहतरीन तरीके से इंक्रीज़ हो सकता है,
ठीक है। अगर एक पेशेंट है इस ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो उसकी स्लीपिंग पोजीशन, उसकी सिटिंग पोजीशन की भी बहुत मैटर है कि उसकी ना डेली एर्गोनॉमिक्स भी इम्प्रूव होनी चाहिए। वो किस तरह से हो सकती हैं कि जो पेशेंट अगर बिल्कुल सीधा लेट के सो रहा है तो उसका जो पिलो है वो अंडर द नीज उसके होना चाहिए सपोर्टेड के लिए। अगर वो साइड लाइन सो रहा है तो फिर उसके जो पिलो है वो बिटवीन द नीज उसकी सपोर्ट के लिए होना चाहिए। ठीक है। सिटिंग में है तो उसके फीट्स जो हैं वो फ्लैट ऑन द फ्लोर होने चाहिए, उसकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए ताकि उसकी लंबोसैक्रल स्पाइन जो है वो फुली सपोर्टेड हो और कोई जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में हो और इसमें जो है वो कोई भी इस तरह से इशू ना हो। तो उसमें फिर हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो बहुत सारी इस तरह की मोडालिटीज़ भी आ जाती हैं जिसमें हम जो है वो यूज़ करते हैं। लाइक अल्ट्रासाउंड थेरेपी आ जाती है जो कि स्पेसिफिकली थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है, हमारी फिजियोथेरेपी की फील्ड में यूज़ होता है पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक दैट अदर अल्ट्रासाउंड कि उसके कोई दूसरे इफ़ेक्ट्स हों। ये आपके इफ़ेक्टिव होता है, आपकी पेन के लिए इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है। उसके बाद नी की बहुत सारी इस तरह की सपोर्ट्स और ब्रेसेस आ जाती हैं जो कि नी के लोड को शिफ्ट कर देती हैं, नी के लोड को अवे फ्रॉम द नी कर देती हैं, बिटवीन द नीज कर देती हैं ताकि आपका जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रेशर नी पे ना पड़े। ठीक है। उसमें हम एक नी ब्रेस है जो कि हिंज्ड नी ब्रेस के नाम से है, जो मैं ख़ुद भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ। वो क्या करती है, पेन रिलीज़ करती है, दूसरा आपके नीज़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ लोडर नी ब्रेस। ठीक है। ऑफ लोडर नी ब्रेस है तो ये आपने तकरीबन दिन में कुछ आवर्स के लिए वेयर करनी होती है। देन उसके बाद उससे पहले आप बेशक एक कोई जेल यूज़ कर लें, जैसे मैंने नाम लिया वोल्ट्रालिमल जेल या वोल्टारेन, एनी काइंड ऑफ पेन रिलीविंग जेल, वो जेल यूज़ करके आप वो ब्रेस यूज़ कर लें। ठीक है। वो ब्रेस आपने कुछ आवर्स के लिए यूज़ की, देन आपने रिमूव कर दी, फिर कुछ आवर्स के लिए दिन में यूज़ की, देन रिमूव कर दी। कॉन्टीन्यूस यूज़ नहीं करनी, क्योंकि कॉन्टीन्यूस करेंगे तो वो स्किन में इरिटेशन कॉज कर सकती है या हमारी ब्लड सर्कुलेशन को भी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो नी ब्रेस वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो दूसरी एक्सरसाइजेज़ हैं, लाइक आपकी लेग की एक्सटेंशन है, लेग की फ्लेक्शन है, फिर आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, इनके स्ट्रेचेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। और दूसरा इसमें जो हम अगर डाइट की बात की जाए तो डाइट में जो हमारे आ जाते हैं जो फ्राइड फूड्स, बेक्ड फूड्स आ जाते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स रिफाइंड आ जाते हैं, या फिर शुगर या उस तरह के जितने भी ऑल्टरनेटिव्स इस तरह की चीज़ें, रेड मीट, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और जो हमारे विटामिन सी से न्यूट्रिशनस फ्रूट्स हैं जिसमें ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, पोमीग्रेनेट, लेमन, इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं वो आपके इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इवन लेमन तो इस तरह से भी इफ़ेक्टिव है कि अगर आप उसका हाफ पीस डिप करेंगे किसी भी ऑयल में और आप उसे अपने सोर एरिया या इन्फ्लेम्ड एरिया में स्लाइड सा रब करेंगे तो विद इन सेकेंड्स वो भी आपको पेन रिलीफ दे सकती है। जबकि इससे पहले हमने सुना हुआ है कि लेमन जो है वो सिर्फ स्किन की ब्यूटी के लिए या स्किन के इस तरह की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन लेमन जो है वो आपकी पेन को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अब इसमें जो एट द एंड में इस टॉपिक को वाइंड अप इस तरह से करूँगी कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उसमें जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, अपने वेट को बैलेंस रखना है, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है, अपनी डेली एर्गोनॉमिक्स को, जो आपकी स्लीपिंग की, सिटिंग की जो है वो पोजीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना है, और अपनी न्यूट्रिशनिस्ट डाइट जिसमें लाइक जो मिल्क है वो प्रॉपर आपके कैल्शियम और विटामिन डी का सोर्स है उसका हमने इस्तेमाल करना है, और प्रॉपरली सारी चीज़ों को मॉडिफाई करना है। तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ भी जो है वो जी सकते हैं, हम उनके इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेज जिनके सेशंस वीक्स तक, मंथ्स तक चलते हैं, अगर हम डेली बेसिस पे 2 टाइम्स नहीं तो एटलीस्ट 1 टाइम फिज़ियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेज को 10 to 15 रेपिटेशंस के साथ करें तो हम इन्हें बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। हम एटलीस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक था ऑस्टियोआर्थराइटिस का था, होपफुली आपको सब जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू सो वेरी मच।